उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहां ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम पूर्वोत्तर डायरी है, तो पूर्वोत्तर डायरी की शुरुआत क्यों ना पर्यटन और सैर से हो। तो हम पूर्वोत्तर डायरी के इस पहले हिस्से में हम आपको लिए चल रहे हैं असम की सैर पर। और आप सभी जानते हैं कि असम राज्य सांस्कृतिक विविधता से भरपूर राज्य है और इस राज्य में जहां एक तरफ हम संस्कृति की और क्षेत्रीय विविधता की छटा देखते हैं, तो वहीं हमें कई प्राकृतिक नजारे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पर जैव विविधता का संगम काजीरंगा पार्क में देखते हैं, तो दूसरी तरफ हमें यहाँ आध्यात्म के दर्शन कामाख्या मंदिर में होते हैं। ऐसे ही तमाम स्थल हैं जो असम को अलग बनाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम असम राज्य की इस सैर पर चलते हैं और ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम अपनी प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव के लिए विशेष पहचान रखता है। हरे भरे चाय बागान, बहती ब्रह्मपुत्र नदी, प्राचीन मंदिर और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के आकर्षण हैं। असम का पर्यटन केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव भी कराता है। असम की धरती का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जा सकता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर माना जाता है। यहाँ गैंडों के अलावा बाघ, जंगली भैंसे, दलदली हिरण और हाथियों की भी बड़ी संख्या पाई जाती है। काजीरंगा को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह देश में बाघों का सबसे अधिक घनत्व वाला संरक्षित स्थान है। हर वर्ष यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और जीप सफारी या हाथी सफारी के माध्यम से इन दुर्लभ जीवों को नजदीक से देखने का अवसर पाते हैं। असम की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है कामाख्या मंदिर। यह मंदिर गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। मां कामाख्या को समर्पित यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर अम्बुबाची मेले के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह मेला असम की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन धारा को गहराई से प्रतिबिंबित करता है। असम की पहचान की सबसे प्रमुख प्रतीक है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई बांग्लादेश पहुंचती है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी इस नदी का प्रवाह भारत में लगभग 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र न केवल असम की कृषि के लिए जीवनदायिनी है, बल्कि परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाले क्रूज देश विदेश के पर्यटकों को विशेष आकर्षित करते हैं। शाम के समय गुवाहाटी से दिखाई देने वाला सूर्यास्त ब्रह्मपुत्र नदी की लहरों पर सुनहरी आभा बिखेरता है, जो मन को मोह लेता है।
असम के इतिहास और वैभव की गवाही देता है शिवसागर। यह नगर कभी अहोम साम्राज्य की राजधानी था। 600 से अधिक वर्षों तक अहोम शासकों ने असम पर शासन किया और अपने पीछे अनेक स्मारक, महल और मंदिर छोड़े। शिवसागर का शिव मंदिर, रंगघर, तलाई ताल और करेंग घर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। यहाँ की चाय बागान संस्कृति और तेल उद्योग भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। असम के पर्यटन की चर्चा माजुली के बिना अधूरी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ महापुरुष शंकर देव और माधव देव की स्थापित सत्र परंपरा आज भी जीवंत है। सत्रों में नृत्य, संगीत और धार्मिक प्रवचन होते हैं जो असम की भक्ति परंपरा को जीवित रखते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और हरित सौंदर्य पर्यटकों को आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमियों के लिए असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गैंडे और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मानस की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता इसे असम का अनमोल रत्न बनाते हैं। गुवाहाटी शहर असम का प्रवेश द्वार है और यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं। कामाख्या मंदिर के अलावा यहाँ उमानंद द्वीप भी प्रसिद्ध है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसे पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है और यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। गुवाहाटी का असम राज्य संग्रहालय, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र और पोबितोरो वन्य जीव अभ्यारण्य भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। असम के चाय बागान भी पर्यटन का बड़ा केंद्र है। दार्जिलिंग और नीलगिरी की तरह असम की चाय भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। जोरहाट, डिब्रूगढ़ और तेजपुर के चाय बागानों में हरियाली की मनमोहक छटा और श्रमिकों की चाय तोड़ने की झलक देखने लायक होती है। कई स्थानों पर चाय पर्यटन की भी व्यवस्था है जहां पर्यटक चाय उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं। असम में एडवेंचर टूरिज्म की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में रिवर राफ्टिंग, कायाकिंग और एडवेंचर क्रूज जैसी गतिविधियां युवाओं को खूब आकर्षित करती है। कांजीरंगा के आसपास और उत्तर कछार पहाड़ियों में ट्रैकिंग और कैंपिंग के भी अवसर उपलब्ध हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से असम में कई अन्य स्थल भी महत्वपूर्ण हैं। तेजपुर के प्राचीन मंदिर और खंडहर, जोरहाट के सत्र, हैजो के मंदिर, मस्जिद और मठ सभी मिलकर यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार असम का पर्यटन प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक वैभव और सांस्कृतिक रंगों का अद्भुत संगम है। असम केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि अनुभव करने की भूमि है जो अपने आगंतुकों को जीवन भर की स्मृतियां दे जाती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती। श्रोताओं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल और भारत दर्शन जैसी पहल ने देश में सभी में एकजुटता का भाव पैदा किया है और इसमें खासतौर पर स्टूडेंट एक्सचेंज जैसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की संस्कृति और परंपरा और धरोहर से जुड़ने का अवसर मिला है। एक ऐसी ही पहल बीएसएफ और गृह मंत्रालय की ओर से हुई है जिसमें मिजोरम का शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक दल इस पहल के तहत दिल्ली पहुंचा। तो आइए सुनते हैं इस यात्रा में विद्यार्थियों को क्या सीखने के अवसर मिल रहे हैं और कैसे इस तरह की पहल विद्यार्थियों में एक अलग राष्ट्रीय भावना का संचार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत।
यह देश दुनिया को कैसे दिशा दिखा सकता है, इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश की एकता को मजबूत करने और सभी वर्गों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार भारत दर्शन और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम चला रही है। मिजोरम में पहली बार बीएसएफ ने मिजोरम के विद्यार्थियों के लिए 6 दिवसीय भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह ने 3 सितंबर को आइजोल स्थित राजभवन से 100 विद्यार्थियों के एक समूह को इस यात्रा के लिए रवाना किया। इनके साथ 8 शिक्षक और टूर गाइड भी थे। ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय के तहत और बीएसएफ की मदद से आयोजित किया गया है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और बीएसएफ का धन्यवाद किया। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा को एक सराहनीय और अच्छी तरह से योजनाबद्ध कार्यक्रम बताया और इसे सफल बनाने में सभी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय हैं, फिर भी ये एकजुट और शांतिपूर्ण है। राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि वे इस यात्रा को उत्सुकता और खुले मन से करें, नई चीजें सीखें और अनुभवों से जो ज्ञान मिले उसे मिजोरम के विकास में उपयोग करें। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे निडर होकर सवाल पूछें, हर अवसर से कुछ न कुछ सीखें और अपने राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दें। It makes us proud that there is a country which has got different cultures, different languages, different type of people, and yet we are one. And that is the whole aim of this exercise. It's a great opportunity. I feel very happy that something which we had asked donor ministry to do it, that is already being accomplished by the BSF through its own resources. Enjoy this tour and come back not only happy but come back with a lot of learning. Wish you all the very best. बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एहसान शाहिदी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, This type of tour program is designed to give students an enriching and learning experience that otherwise would not be fully captured in a classroom. During their 6-day tour, the students will be visiting places of historical importance, cultural and heritage sites, government offices, science museum, etc. They are likely to meet some important senior officials of MHA in Delhi. This educational tour will provide the school children from Mizoram with an enriching experience beyond textbook by witnessing the vibrancy of India's capital. इस साल की भारत दर्शन यात्रा में मिजोरम के 4 जिलों आइजोल, लुंगलेई, मामित और सैतुवाल के 8 स्कूलों से चुने गए 100 विद्यार्थी और 8 शिक्षक शामिल हैं। ये 6 दिन की यात्रा 3 से 8 सितंबर तक संचालित की जा रही है, जिसमें दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों, सांस्कृतिक धरोहरों, सरकारी संग्रहालयों का भ्रमण शामिल है। छात्र गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को किताबों से बाहर निकलकर भारत की समृद्ध विरासत, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक मूल्यों और विकास की पहलों को करीब से जानने का अवसर प्रदान करना है। आकाशवाणी आइजोल से गिन गांगटे की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशाल शर्मा। अब हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। बीते गुरुवार ईटानगर में एक खास समिट का आयोजन किया गया। ये समिट सिविल एविएशन को लेकर थी और इसका ये 3रा संस्करण था। और इस समिट में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सिविल एविएशन मिनिस्टर्स के साथ साथ नीति निर्माताओं और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। तो आइए हम इस रिपोर्ट में समझते हैं कि इस समिट के निष्कर्ष क्या रहे और किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में सिविल एविएशन के क्षेत्र में ढांचागत सुधार को और आगे बढ़ाने की दिशा में इस तरह के सम्मेलन महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कम 3rd नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट की मेजबानी ईटानगर में गुरुवार को की। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्री और उनके प्रतिनिधि, साथ ही नीति निर्माता और उद्योग जगत के कई हस्तियां शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना
और विमानन क्षेत्र के संभावनाओं को उजागर करना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरप्पू ने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 153% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत अकेले इस क्षेत्र में 1.45 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। श्री किंजरप्पू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट ने अवसंरचना विकास, नीतिगत पहल और सहयोगी अवसरों पर चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच तैयार किया है, जिससे क्षेत्र में संपर्क को और मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सरकार संशोधित उड़ान योजना को 10 और वर्षों तक बढ़ाने जा रही है, जो खासकर राज्यों और छोटे एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए नागरिक उड्डयन तंत्र में बड़ा आश्वासन है। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर पूर्व क्षेत्र की एक सबसे बड़ी चुनौती कनेक्टिविटी रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए छोटे और नए मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सभी उत्तर पूर्व राज्यों के लिए हर एक जिले में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और इस पहल को विस्तारित उड़ान योजना के अंतर्गत परिकल्पित किया गया है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की कि राज्य में शीघ्र ही 2 और हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए केंद्र के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सहयोग और तकनीकी सहायता मांगी। सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें हवाई अड्डा अवसंरचना का विस्तार, हेलीकॉप्टर और छोटे विमान सेवाओं को बढ़ावा, जनरल एविएशन, सी प्लेन, ड्रोन और मरम्मत रखरखाव सुविधाओं में सुधार शामिल रहा। यह आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। श्रोताओं, हमने स्वच्छ भारत अभियान से देखा कि देश भर में स्वच्छता को लेकर एक खास जागरूकता लोगों में आई है और जहां एक तरफ सरकार ने इस पहल के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया, वहीं सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे प्रयास देखने को मिले जिन्होंने देश की स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। मिजोरम में भी एक ऐसी ही पहल 10 वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज ये पहल एक बड़ा उदाहरण बन चुकी है और ये एक व्यक्तिगत पहल है। तो कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की और उनकी कहानी क्या है और किस तरह से मिजोरम में ये स्वच्छता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, अपने संवाददाता की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। शिलांग निवासी जेफरसन कंजिंग प्रोजेक्ट क्लीन सराउंडिंग्स के प्रेरक व्यक्ति ने एक साधारण सी आदत को पूरे शहर की मुहिम में बदल दिया है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ये पहल वर्ष 2016 में शुरू हुई जब कंजिंग अपनी सुबह और शाम की सैर के दौरान रास्ते में दिखने वाला प्लास्टिक उठाने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पोलो ग्राउंड में अपने बेटे को फुटबॉल मैच के लिए छोड़ते समय एक प्लास्टिक बोतल से उनका पैर फिसलते फिसलते बचा। उस क्षण ने उन्हें सफाई को और गंभीरता से अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों को याद करते हुए कंजिंग कहते हैं कि 26 सितंबर 2016 को जब उन्होंने शुरुआत की तो वे बिल्कुल अकेले थे। धीरे धीरे ये अकेली पहल एक ऐसे अभियान में बदल गई है जिसमें आज युवा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग और नशे से उबर रहे कई युवक भी शामिल हैं। कंजिंग बताते हैं, मैं उनकी मुश्किलों को समझता हूँ क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। साथ मिलकर काम करने से उन्हें उद्देश्य मिलता है और बुरी आदतों से लड़ने की ताकत मिलती है। कई लोगों ने तो शराब पूरी तरह छोड़ दी है। अपनी पत्नी के सहयोग से कंजिंग जैविक खेती और पशुपालन भी करते हैं और जरूरतमंदों को उपज निःशुल्क बांटते हैं। ये परियोजना किसी औपचारिक फंडिंग के बिना चल रही है। स्वयं सेवक कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे अलग अलग कर रिसाइकिल करते हैं और जो कचरा रिसाइकिल नहीं हो सकता उसे नगर निगम की गाड़ियों तक पहुंचाते हैं।
रिसाइकिल से मिलने वाली आय से स्वयं सेवकों को सहारा मिलता है, वाहन का खर्च निकलता है और खेती भी चलती है। कंजिंग स्पष्ट करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम लाभ कमाने नहीं, सेवा करने आए हैं। हमारा सिद्धांत है रीच द अनरीच्ड। सीमित संसाधन और वाहनों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद उनका हौसला अडिग है। अगले वर्ष प्रोजेक्ट क्लीन सराउंडिंग्स अपने 10 वर्ष पूरे करेगा। Well, as you mentioned, this project Clean Surrounding initially started in the year 2016, 26 September or so. I was alone then for a year, and then I had someone following me, and this began just as like a time pass for me. You can say that when I go for morning walk and evening walk, whatever is on my way, some dirts or some litters, I just pick them up. But the aggressive way of doing all this cleaning and full time into it right now, of course, was in the year 2017 or 18, after I encountered an incident at Polo Ground when I went to drop my son for a football match. I almost fell down by tripping over a plastic bottle. So from then on, the movement became aggressive and more people started to join me. And that's how we started to give it a full, so to say, a full extensive way of cleaning wherever we can and in whatever capacity that we can. 10 साल पूरे करने जा रहा प्रोजेक्ट क्लीन सराउंडिंग्स ये संदेश देता है कि देखभाल का एक छोटा सा कदम भी साफ सुथरे माहौल और मजबूत समुदायों की नींव रख सकता है। शिलोंग से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज। बीते 11 वर्षों में भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए शिखर तक पहुंचा है और विकास की यात्रा बहुत समृद्ध रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण की योजनाएं जहां एक तरफ इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, वहीं आधारभूत ढांचे के विकास से पूर्वोत्तर राज्य के विकास में नए आयाम जुड़े हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को नई सुविधाएं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ आधारभूत ढांचे के विकास से पूर्वोत्तर भारत के दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा है। तो विशेष रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल और कनकलता। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बीते 11 वर्षों में किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की परियोजनाएं संचालित होने से यहाँ की तस्वीर बदली है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बीते 11 वर्ष में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, वे आज एक मिसाल बन चुके हैं। जहां पहले इस क्षेत्र को भौगोलिक और संसाधनों की दृष्टि से कठिन माना जाता था, वहीं अब यही क्षेत्र विकास और प्रगति का नया चेहरा बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की नीति रही है कि विकास हर कोने तक पहुंचे और इस सोच के तहत उत्तर पूर्व के राज्यों में कई योजनाएं शुरू की गयीं, जिनका असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। इन 11 वर्षों में बजट आवंटन, योजनाओं की बेहतर निगरानी और तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक कल्याण को नई दिशा मिली है। स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बुजुर्गों की देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जो काम हुआ है, वो आज देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। बात की जाए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता देकर उन्हें बेहतर पोषण प्रदान किया है। इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को सीधे उनके खातों में पैसे मिले, जिससे वे प्रसव के पहले और बाद की जरूरतें पूरी कर सकीं। पोषण अभियान के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त किया गया। अब इन केंद्रों पर नियमित रूप से बच्चों को पोषक आहार, वजन मापने की सुविधा और विकास की निगरानी जैसी सेवाएं मिल रही हैं। ICDS यानी एकीकृत बाल विकास योजना को और मजबूत किया गया है। इसमें बच्चों को बेहतर भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और शैक्षणिक गतिविधियां मिलती हैं। पूर्वोत्तर में अब आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर भवन, ट्रेनिंग प्राप्त कार्यकर्ता और डिजिटल डिवाइस जैसे साधनों से लैस किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम है वन स्टॉप सेंटर योजना का विस्तार। इन केंद्रों पर जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सलाह, काउंसलिंग, स्वास्थ्य सेवा और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर दी जाती हैं। ये सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं और अब उत्तर पूर्व के जिलों में इन केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका असर ये हुआ है कि अब सैकड़ों गांवों में महिलाएं सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी और अन्य कार्यों से अपनी आय बढ़ा रही हैं। बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को व्हीलचेयर, वॉकर, कान की मशीन, चश्मा और अन्य जरूरी उपकरण मुफ्त दिए जा रहे हैं। इन उपकरणों से बुजुर्गों का जीवन आसान हुआ है। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए ADIP योजना का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक किया गया है। इसके जरिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र और स्मार्टफोन तक दिए गए हैं। इसके अलावा विशेष स्कूल, कौशल विकास केंद्र और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ताकि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है। असम में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अब तक 8 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन हो चुका है और 7 निर्माणाधीन हैं। इन अस्पतालों से लोगों को सस्ती और आधुनिक इलाज की सुविधा मिल रही है। मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 20 मई 2025 को ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। असम के मोइडाम्स यानी अहोम राजवंश की शाही समाधियां जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई हैं। मणिपुर में प्रसिद्ध महिला स्वाधीनता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है। सिवसागर को एक आइकॉनिक साइट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां ऑन साइट म्यूजियम और पर्यटक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में एक प्रमुख पर्यटन स्थल को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है। हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में पूर्वोत्तर को नई पहचान मिली है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया है, जिससे स्थानीय बुनकर और शिल्पकार अब अपने उत्पाद देश भर में बेच पा रहे हैं। एक चलते फिरते दुकान पूर्वाश्री ऑन व्हील्स भी शुरू की गई है। गुवाहाटी में कपड़े की टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला और अन्य उपकरणों की सुविधा स्थापित की गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। अगरवुड यानी अगर के उत्पादन में भी बड़ी छलांग लगाई गई है। इसके निर्यात सीमा को 25,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोग्राम कर दिया गया है और इसके तेल की सीमा भी 7,050 किलोग्राम कर दी गई है। असम और त्रिपुरा में इसके लिए क्लस्टर स्तर पर विकास की योजना बनाई गई है। शहद उत्पादन के लिए 1000 बी बॉक्स नागालैंड, असम और मेघालय में वितरित किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आय का नया स्रोत मिला है। उत्तर पूर्व आज केवल सीमांत क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि भारत की नई शक्ति, नई सोच और नई दिशा का प्रतीक बन गया है। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।